सर, आप शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, क्या कुछ हुआ कि आप राजनीति में आ गए? शिक्षक रहते हुए कर्मचारी का भी नाम जुड़ गया। वर्तमान में आप जो विभाग संभाल रहे हैं सर, पूर्व सरकार में उनकी स्थिति कैसी थी? कोई ऐसा विभाग नहीं बचा था, कोई विभाग। किसानों के लिए क्या कुछ नया होने वाला है सर? लोगों का ध्यान उधर दिलाने के लिए और अधिक इनकम कैसे जनरेट हो, ऐसा सोच करके नए नए स्कीम हम लोग अभी लाएंगे। खरीफ फसल की तैयारी कर रहे किसानों के लिए क्या कुछ सरकार करने वाली है? कि किसानों को समय पे खाद बीज उपलब्ध हो जाए। जी सर, रबी फसल को लेकर हमेशा से एक समस्या रही कि रबी फसल में जो धान होते हैं उसकी खरीदी सरकार नहीं करती है, किसानों को बिचौलियों को बेचना पड़ता है औने पौने दामों पे। तो क्या कुछ इसके लिए वो आने वाले दिनों में कुछ होगा? क्वालिटी मेंटेन नहीं होगा, और क्वालिटी जब मेंटेन नहीं होगा तो किसान को उसका लागत मूल्य के बराबर भी उसका कीमत नहीं मिलेगा। उनके गृह क्षेत्रों में सबसे कम वोट मिले हैं, जबकि आपके विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी वोट मिले, अंबिकापुर में काफ़ी वोट मिले। तो क्या पार्टी परिवर्तन का एक इफेक्ट जनता के बीच में था? अब बैठेंगे, समीक्षा करेंगे। वरिष्ठ हमारे प्रदेश भर के नेतृत्व इन सभी विषयों को देख रहा है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। जो पार्टी 400 पार का वादा कर रही थी वो 300 से भी कम वोटों से सिमट गई, और जिस पार्टी को सबसे कमज़ोर समझा जा रहा था वो सारे एग्जिट पोल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है भास मधुकर और आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है। आज के कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री राम विचार नेताम जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सर, हमारे कार्यक्रम का पहला कड़ी होता है हम आपके बारे में जनता को बताएं। आपका कैसे राजनीति में आपके जो शुरुआती चरण थे उसके बारे में ज़रा हमें बताइए। देखिए, मैं ग्रामीण परिवेश का हूँ, गांव में पला बढ़ा, शिक्षा दीक्षा सभी गांव में हुई, और गांव के बाद फिर हम लोग का हाई स्कूल जो है मेरे गांव से करीब 60 किलोमीटर दूरी पे रामानुजगंज हुआ करता था। वो रामानुजगंज में हमारे वहाँ पे हाई स्कूल तक की पढ़ाई हुई, जो हायर सेकेंडरी बोलते हैं उस ज़माने में, उस समय हायर सेकेंडरी। और वहाँ के बाद हम लोग अंबिकापुर आ गए। कॉलेज जैसे पढ़ना हुआ तो अंबिकापुर मतलब मेरे गांव से 150 किलोमीटर दूर के बाद ही वहाँ पे कॉलेज की सुविधा मिला करता था उस समय। अब तो जगह जगह कॉलेज हो गया है, जगह जगह हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, वो ये सब जो है तरह तरह के बहुत सारे सुविधाएं हो गए। लेकिन उस समय जो है बड़ा विषम परिस्थिति हुआ करता था, न रोड, न तो पुल पुलिया, न कोई शिक्षा के साधन, न स्वास्थ्य की सुविधा। बिजली के बारे में तो सोच ही नहीं सकते हैं। इसके बावजूद एक लगन था मन में, ज़बरदस्त होती कि नहीं, अपने को कुछ न कुछ बनना है, आगे करना है। तो इस तरह का हुआ। सर, आप शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, क्या कुछ हुआ कि आप राजनीति में आ गए? नहीं जी, मैं शुरू से प्राइमरी स्कूल से लीडरशिप में किया हूँ। मैं अपने कक्षा में भी टॉप करता था पढ़ने में, और उसको देखते हुए मुझे उस स्कूल का हेड बना दिया करते थे, कैंपस का। मिडिल स्कूल में गया तो वहाँ हेड बना। हायर सेकेंडरी पढ़ने के लिए, हाई स्कूल पढ़ने के लिए हम लोग गए, तो वहाँ भी राजनीतिक में
और संघ आरएसएस के संपर्क में आया। फिर हम लोग चुनाव लड़ते रहे। कॉलेज में आया तो वहाँ हम लोग चुनाव लड़ते रहे और तमाम सारे जो सोशल एक्टिविटीज उससे जुड़ करके मैं लगा रहा। कॉलेज में आपको मालूम होगा कि एनसीसी होता था, तो मैं एनसीसी का सी तो नहीं कर पाया, बी किया हूँ। बी सर्टिफिकेट है मेरे पास और सभी हथियार चलाए हूँ, सभी 303 से ले LMG से लेके, क्योंकि सब उस समय दिया करते थे, सब चलाते हैं। तो ये है। और NSS भी होता था, तो NSS भी ज्वाइन किया। बाद में स्काउट गाइड हम लोग के यहाँ आ गया। तो इस तरह का एक्टिविटी में रहा हूँ। और 1976-77 में इमरजेंसी लगी, तो उस इमरजेंसी के बाद देश भर में तमाम सारे नेताओं का गिरफ्तारी हो गया, जेल भेज दिए गए, निरपराध कहीं से भी उठा करके डाल दिया गया। अब इसके बाद हम लोग, मैं तो छोटा था, 8वीं 7वीं पढ़ने वाला, तो उस समय हम लोग नारा लगाया करते थे। बाकी लोग नारा लगवाते, हम लोग नारा लगाते, नारा लगाने के लिए जाते थे कि जेल का दरवाज़ा टूटेगा, हमारा भैया छूटेगा, हैं। फिर इस तरह के आंदोलन, तो एक आंदोलन वो चला, राजमोहनी माता का आंदोलन उस समय शराबबंदी के खिलाफ चला था। उसको हम लोग देखने जाते थे, गांव गांव में लोग हुजूम आते थे, बड़ी संख्या में लोग, अपना खाना अपना बनाना, सब कुछ, शीशी बोतल फोड़ दो, दारू पीना छोड़ दो, ये नारा लगता था। तो जगह जगह ये सब हुआ। फिर मैं इसी क्रम में हम लोग विभिन्न गतिविधियों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी तरह तरह की समस्याएं हुआ करती थी। उसको लेकर के मैं हाई स्कूल भी पढ़ता था और कॉलेज भी अगर गया बाद में, उस बीच में भी किसी न किसी के समस्या को लेकर के आवेदन दिया करता था। कॉलेज में हम लोग का राजनीति, पॉलिटिक्स, लोगों को स्कॉलरशिप दिलवाना, लोगों को स्टाइपेंड दिलवाना, बच्चों का छात्रावास में एडमिशन कराना, छात्रावास की सुविधा सीट दिलवाना, और कॉलेज में एडमिशन फैकल्टी वाइज अलग अलग, उसकी राजनीति चला करती थी। कौन कितना एडमिशन करा लेता है उतने वो नेता बन जाता था। तो हम लोग एडमिशन के लिए फार्म भरा करके कराते थे। वहाँ भी स्टाइपेंड स्कॉलरशिप के लिए कुछ फॉर्म होते हैं, वो फॉर्मेलिटी वो पूरा करना हो। तो ये सब करते करते लोग मुझे कॉलेज के टाइम में नेता बना दिए, नेताजी बोलने लगे, बड़े और भी बहुत सारे लोग। लेकिन उस समय से मैं छात्र राजनीति से, उस समय भी मैं कांग्रेस के अगेंस्ट ही रहा। कांग्रेस पार्टी वालों का उस समय तो सब कुछ वही थे, और इसके बावजूद मैं कांग्रेस की तरफ नहीं झुका हूँ, मेरा बढ़ा नहीं, कांग्रेस को नहीं किया। बल्कि कांग्रेस के हमारे मित्र लोग बोला करते कि साले ये जनता पार्टी वाला है,
हमारे मित्र लोग कांग्रेस जो होते थे अच्छे बड़े लीडर हैं आज भी, लेकिन था तो था और वो बढ़ते गया। उस समय भारतीय जनता पार्टी के बहुत कुछ था नहीं, कुछ नहीं था। कैंडिडेट सरगुजा में या फिर बस्तर में या बाकी जगह सभी विधानसभाओं में कैंडिडेट फॉर्म भरने के लिए विधायक के लिए खोजते थे कि किसको भरवाया जाए। मालूम था भरना मतलब हारना हो, जवान जब्त होना। तो जवानत जब्त होने के लिए कौन तैयार होगा उसके लिए खोजा जाता था। तो मैं हिम्मत किया गया, मैं थोड़ा भरूंगा। 85 में अंडर एज हो गया, मैं नहीं फार्म भर पाया। दूसरे को हम लोग खोजने गए और एक आदमी को खोज के ला के भरवाए, ये समझिए। उसको ला के भरवाए तो वो भी पता चला कि वो भी भाग गया एक दिन। तो लोग बोले कि नहीं सिंबल लाट होते तक इसको पकड़ के रखना है, लेकिन बीचे में वो बस में पकड़ के एक दिन भाग गया। तो बड़ा मज़ेदार बात है। फिर उसको ढूंढ ढाड़ के लाए, फिर उसका नाम से हुआ, प्रचार उचार किए। उस समय 4000 वोट से पीछे रहे 85 वाले में। फिर मैं इसके बावजूद राजनीति की ओर झुकाव बढ़ी गया था, नेताओं के संपर्क में था। केंद्रीय मंत्री, केंद्र में सरकार जो बनी हमारे मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, जनता पार्टी के बाद में विश्वनाथ प्रताप, उस समय तो लरंगसाई जी, स्वर्गीय लरंगसाई जी केंद्रीय मंत्री बने। तो केंद्रीय मंत्री जी का दौरा, चूँकि उसी क्षेत्र के रहने वाले थे, सरगुजा बलरामपुर के, बड़ा नाम। तो मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, लड़कों को लेकर के मैं चला जाता था वहाँ, 10-20 लड़कों को लेके। और वहाँ क्या है, मांग करते कि हमारे हॉस्टल में ये चीज़ नहीं है, हमारे हॉस्टल में ये सामान नहीं है, यहाँ पर ये लगना चाहिए, बाथरूम नहीं है तो ये बाकी नहीं, किसी का एडमिशन का बाकी का। तो ये इस तरह का लगा रहा। तो संघर्ष का दौर था, चलते रहा। तो 81 में मैं जिला कार्य समिति में हमारे यहाँ के बजरंग लाल अग्रवाल जी जिला अध्यक्ष बने। तो जिला अध्यक्ष बने तो 5-7 लोग बैठते थे वैसे गप में, एक कमरे में। तो वैसे बना, वैसे बातचीत हुआ करता था, 4-5 लोग गप्पे मारते थे। तो उसमें मेरे को भी बुलाया लिया करते थे। बजरंग लाल जी पूछे कि तुम यहीं पढ़ रहे हो? मैं बोला जी यहीं पढ़ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आ जाया करो। आओ भाई, उनको भी यही चाहिए। 5 हैं तो एक आध और बढ़ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो भीड़ बढ़ाने के लिए मैं भी एक हो जाता था। धीरे धीरे वो संगति का असर पड़ता ही ना, वो उस दिशा में सोच बन गया है। संगति से होता है ना, तो जैसा रहे संगति वैसा रहा, सब कुछ ये गुण बदल जाता है। तो उस ओर झुकाव बढ़ा। फिर सरगुजा का उस समय भरतपुर, सोनहत, कुरिया, मनेंद्रगढ़, ये सरगुजा का ही जिला था। उस समय बजरंग लाल जी अध्यक्ष थे और उन्होंने संकल्प किया कि भाई कांकी पार्टी के विस्तार कैसे होगा। विस्तार करने के लिए लोगों के पास जाना पड़ेगा, कार्यकर्ता जोड़ना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो कार्यकर्ता बढ़ाने के लिए 1 महीना 4 दिन का योजना बनी। उसमें साइकिल यात्रा, मोटरसाइकिल नहीं, साइकिल यात्रा। रोड तो होता नहीं था उस समय, कच्ची सड़कें, गड्ढे पूरा, कई नदी नाले में यहाँ ढो के पार करना पड़ता साइकिल। तो 6-7 लोग निकले, मैं भी एक लटक गया उसमें। मेरे पास साइकिल नहीं थी, पैसा नहीं था कि साइकिल कर दूंगा। तो बोले ठीक है, इसी में ढोएंगे तुमको।
मुरारी लाल सिंह जी आज नहीं रहे, बोले हम लोग एक साइकिल में 2 लोग चलेंगे। ठीक है, झोला अपना सामान। 34 दिन यात्रा किए। पूरा सरगुजा का 24 विकास खंड होता था। भरतपुर, सोनहत, मनेंद्रगढ़, बैकुंठपुर, चिरमिरी, ऐसे ऐसे बहुत दुरूह कठिन उस समय का। वो करते करते पूरा आ गया। 90 के आते आते 87 में मेरी शादी हो गई। घर वाले भी बोले कि क्या करो भाई, शादी कर दिया जाए। तो मैं तैयार नहीं था, लेकिन इच्छा भी रखना था। कई दिन उसे लगे थे, बहुत सालों से। तो 87 में शादी हुई, तो मैंने शादी तो कर दी है। घर वाले ताने मारने लगे, बोले शादी कर ली, अब कुछ काम करोगे तब तो खिलाओगे हैं, अब घर में लाए हो, क्या बोलते हैं, लुगाई, उनको लाए हैं तो उनके लिए तो कुछ चाहिए। फिर सोचा कि अच्छा ठीक है, नौकरी वोकरी करूँगा। तो 87 में ही फॉर्म भरा रहा था, तो मैं गुरुजी बन गया। तो ज्वाइन भी किया। शादी उसी समय किया, उसी महीने में ज्वाइन भी किया। शादी और नौकरी एक साथ चलने लगी। तो ऐसी हालत रही। लेकिन यह था कि नौकरी उसी ब्लॉक में, वहीं जगह आसपास ही करा दिए थे, जो अधिकारी कर्मचारी मेरे सब संपर्क में थे उस समय कॉलेज में जब था। सभी जो लोग जिनको नियुक्ति करना था, जिनको पोस्टिंग करना था, वो मेरे पारिवारिक लोग थे, पारिवारिक जैसे अधिकारी लोग। बोले यार नेता है, इसको दो, कहाँ भेजना है इसको, नौकरी करेगा तो कर लेगा, चलो भेज दिया। तो चलते रहा। लेकिन मेरा राजनीतिक जो इच्छा शक्ति थी, राजनीति की ओर जो झुकाव था, वो बना रहा। उस बीच में राजमाता विजयराजे सिंधिया जी का प्रवास हुआ सरगुजा में, और उसका कोऑर्डिनेटर मुझे बनाया एज ए टीचर। मैं उनका यात्रा का प्रभारी वहाँ अपने विधानसभा का बना। पाल विधानसभा होता, रामानुजगंज वाड्रफनगर होता था। तो कार्यक्रम कराने के लिए कराया, तो 150 लोग आ जाते थे। उस क्षेत्र में कितना प्रचार का करिएगा। तो मुझे मालूम है कि चौकी लगा करके उसके ऊपर से राजमाता जी पेड़ के नीचे से भाषण दी थी। ऐसे रामानुजगंज में दिए थे। मोटरसाइकिल में चलते, साइकिल में चलते हम लोग अपना कार और लेकर के वो दौरा कर रही थी वो। इसके बाद चुनाव आया 90 में। देखिएगा कौन लड़ेगा यार, कौन लड़ेगा। कार्यकर्ता हमारे तैयार हो ही गए थे। शिक्षक रहते हुए कर्मचारी का भी नाम जुड़ गया, उसका भी सूची हो गया कि ये कर्मचारी का, हमारा कर्मचारी भाई लोग, बहन लोग सब बहुत साथ दिए। आम कार्यकर्ता साथ दिया। और कहाँ राजा वो कहाँ गंगुआ के बीच में लड़ाई हुआ और मैं जीत गया 90 में। इतना कम एज में, मतलब 21-22 साल की उम्र में लगता था। तो वो चलता रहा ये। वर्तमान में आप जो विभाग संभाल रहे हैं सर, पूर्व सरकार में उनकी स्थिति कैसी थी? देखिए, पूर्व सरकार में जो स्थिति थी, पूर्व सरकार के बारे में पूरे प्रदेश को मालूम है, देश को मालूम है। तो इसलिए इसके बारे में कुछ कहने नहीं है। वो तो सिर्फ जो है, कोई ऐसा विभाग नहीं बचा था, कोई विभाग
जिसमें सिर्फ भ्रष्टाचार न हो। भ्रष्टाचार करने के लिए योजना बनती थी, योजना के पहले उसका तय हो जाता था, रेट बोली ये लगा करता था। अब वो सब अभी समय लगेगा ठीक करने में, इतने जल्दी नहीं होगा। किसानों के लिए क्या कुछ नया होने वाला है सर? नए होना है कि खेती का खास करके धान का रकबा बहुत बढ़ रहा है, और जब से 3100 रुपया हमारी सरकार ने देना शुरू किया तो धान का रकबा भी बढ़ा है, और पर एकड़ जो उत्पादन है वो भी बढ़ा है। अब ये जो बढ़ रहा है उसको और भी इससे अच्छा क्या हो सकता है, धान के अतिरिक्त उस ओर भी किसानों के ध्यान आकर्षित हम लोग कराएंगे। उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक श्री अन्न का एक योजना बनाया, मतलब मिलेट्स, उसका खेती अच्छे से हो, खूब उसका रकबा बढ़े, अच्छा पैदावार हो और उसकी मार्केटिंग हो। तो धान से अगर अधिक इधर फायदा लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा तो उधर भी काफ़ी रकबा बढ़ेगा। आज बढ़ रहा है, डिमांड भी काफ़ी बढ़ी है, और इंटरनेशनल मार्केट भी धीरे धीरे उसका बन जाएगा। इसी प्रकार से कृषि के अतिरिक्त जो है हॉर्टिकल्चर की ओर, फिशरीज की ओर, पशुपालन की ओर लोगों का ध्यान उधर दिलाने के लिए और अधिक इनकम कैसे जनरेट हो, ऐसा सोच करके नए नए स्कीम हम लोग अभी लाएंगे। खरीफ फसल की तैयारी कर रहे किसानों के लिए क्या कुछ सरकार करने वाली है? सरकार जो सबसे पहले तो प्राथमिकता ये है कि किसानों को समय पे खाद बीज उपलब्ध हो जाए, जो फर्टिलाइज़र होने चाहिए उसकी पूरी व्यवस्था हो जाए। तो ये पहली प्राथमिकता है, चिंता है, और अभी इसको लेकर के हम अभी बैठने वाले हैं, बात करेंगे। जी सर, रबी फसल को लेकर हमेशा से एक समस्या रही कि रबी फसल में जो धान होते हैं उसकी खरीदी सरकार नहीं करती है, किसानों को, बिचौलियों को बेचना पड़ता है औने पौने दामों पे। तो क्या कुछ इसके लिए वो आने वाले दिनों में कुछ होगा? अब है, बहुत सारे हैं, गोदामीकरण का है, क्योंकि जब तक कोल्ड स्टोरेज और बाकी चीज़ गोडाउन नहीं बनेंगे तब तक हमारा जो कृषक का जो उपज है उसका सही ढंग से रख रखाव भी नहीं होगा, और क्वालिटी मेंटेन नहीं होगा। और क्वालिटी जब मेंटेन नहीं होगा तो किसान को उसका लागत मूल्य के बराबर भी उसका कीमत नहीं मिलेगा। ये तो है, चिंता है, और इसमें काफ़ी काम होना जरूरी है, बहुत काम होगा। सर, सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में चिंतामणि महाराज जी को उनके गृह क्षेत्रों में सबसे कम वोट मिले हैं, जबकि आपके विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी वोट मिले, अंबिकापुर में काफ़ी वोट मिले। तो क्या पार्टी परिवर्तन का एक इफेक्ट जनता के बीच में था? अब बैठेंगे, समीक्षा करेंगे, वरिष्ठ हमारे प्रदेश भर के नेतृत्व इन सभी विषयों को देख रहा है, एक एक बूथ, एक शक्ति केंद्र से लेकर के मंडल से लेकर के हमारे विधानसभा जिला, इस सब को देख करके बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद थे राम विचार नेताम जी। अगली बार हम फिर किसी कद्दावर नेता को आपके सामने लेकर आएंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।